Hello everyone, I am Paritosh Srivastav, and in this video I am going to take the topic the Napoleonic Code or the Civil Code of 1804 from the chapter The Rise of Nationalism in Europe. It's a very important chapter. अब हम नेपोलियनिक कोड के बारे में देखते हैं. इसके पहले हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, काफ़ी कुछ 9th में पढ़ चुके थे. फिर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या डिमांड्स थी, और रिवॉल्यूशन का जो मेन बेसिक रीज़न था वो क्या था, सोसाइटी का डिवीज़न. ठीक है, प्रिविलेज और अनप्रिविलेज क्लासेस में जो डिस्टिंक्शन था, कॉमन जो लॉ था वो यूनिफॉर्म नहीं था. ठीक है, डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत वीक था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था. तो ये सारे रीजंस थे. ठीक है, नेपोलियन के आने के बाद, अब नेपोलियन कब आया, नेपोलियन के पहले भी काफ़ी चेंजेस आ चुके थे. 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद जैकोबिन क्लब के रॉबर्ट स्पायर मैकमिलन आए, तो उन्होंने भी रूल किया, बट उनका भी जो रूलिंग सिस्टम था, जो रूलिंग पैटर्न था, वो एक्सट्रीमिज़म का था. ठीक है, तो एक्सट्रीमिज़म की वजह से उनको भी एग्जीक्यूट किया गया. बाद में जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके साथ के जो लोग थे, वही उनके अगेंस्ट हो गए और उनको भी एग्जीक्यूट किया गया. उसके बाद एक 5 मेंबर की डायरेक्टरी बनी. ठीक है, जो कि रूल करती थी फ्रांस पे. और वो जो डायरेक्टरी रहती थी 5 मेंबर की, वो भी बहुत अनस्टेबल रहती थी. तो पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या जो पॉलिटिकल सिस्टम आप वहाँ का कहिए, वो उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी. ठीक है, नेपोलियन ने ये चीज़ें देखी, नेपोलियन ने इसका एक तरीके से उनके बेनिफिट लिया, फ़ायदा उठाया. और वो जो आर्मी चीफ थे उस समय, आर्मी को लीड करते थे, वहाँ की जो फोर्सेस थी, सिक्योरिटी फोर्सेस, उसके वो हेड थे, और उन्होंने पूरे उस सिस्टम को टेक ओवर किया. ठीक है, डायरेक्टरी सिस्टम को ख़त्म किया और वहाँ पे वो सुप्रीम बन के बैठ गए. तो इस तरह से नेपोलियन ने पूरी जो सत्ता थी वहाँ की, उसको अपने हाथ में ले लिया. और उसके बाद चेंजेस काफ़ी ज़्यादा उन्होंने किए नेपोलियन ने. 1804 सिविल कोड ऑफ 1804 इसको कहते हैं. जो चेंजेस नेपोलियन ने करे, कहाँ कहाँ पर उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, तो ये आता है नेपोलियनिक कोड, इसको हम कहते हैं. अब नेपोलियन ने जो भी चेंजेस फ्रांस में किए विद इन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस, वो जैसे जैसे उन्होंने फ्रेंच बाउंड्री का एक्सपेंशन किया, जैसे जैसे अदर जो नेबरिंग स्टेट से उनको कैप्चर किया, हर जगह उन्होंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया. इन सारी जो सिस्टम थे उसको इम्प्लीमेंट इन्होंने किया. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड. जैसे पहला उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए. ठीक है, डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, अभी इसको हम उसमें रखेंगे, आगे देखते हैं नेगेटिव पॉइंट में इसके. मेड द एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया. जो पब्लिक ग्रीवेंसेस थी उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की. जैसे फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स बना दिए जाते थे, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट पार्ट्स पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सनस को दे दिए जाते थे, और वहाँ से वो जो ड्यूज़ होते थे वो उनको गवर्नमेंट के पास वो कलेक्ट होते थे. ठीक है, सर्फडम यानी कि लैंडलेस लेबरर्स हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने पास वो रख लेते थे पहले के जो राजा लोग होते थे, और उनसे वो काम लेते थे, और उनको एक तरह से जो भी सैलरी देते थे उस पर भी वो टैक्स लगता था. ठीक है, तो वो सर्फडम था. मेमोरियल ड्यूज़, ज़मीन है, खेती है, कुछ भी बिजनेस है, तो बहुत सारे इस तरीके के ड्यूज़ उनको देने होते थे. तो वो सारी चीज़ें अबॉलिश कर दी, ख़त्म कर दी गई. तो फ्यूडल सिस्टम ख़त्म किया गया, जिसको हम सामंतवाद भी कहते हैं हिंदी में. जो रिच पीपल हैं वही रूल कर रहे हैं, और जो पूरा रूलिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली उनके हाथ में भी आ रहा है, और मनी का जो पूरा रोल है वो ये प्ले करते थे. फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम, मैंने बताया आपको, मेमोरियल ड्यूज़, ये सारी चीज़ें इसने ख़त्म कर दी नेपोलियन ने, और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाया. यानी यूनिफॉर्मिटी यहाँ से लाने की उन्होंने पूरी कोशिश की. ठीक है, पब्लिक जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी मोनार्की की वजह से, और जो टैक्सेस की मार उन पर पड़ रही थी, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था टैक्सेस का, या जो आप कहिए कि जो नॉन यूनिफॉर्म जो लॉज होते थे, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इनको, कॉमन पीपल को होती थी.
और इन प्रॉब्लम्स को नेपोलियन ने काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश की। 2 तरीके से ये सारी चीज़ें ख़त्म करी और स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देने की कोशिश की। अब यहाँ पर आता है कि गिल्ड सिस्टम वर रिमूव्ड। गिल्ड सिस्टम कैसा होता था कि कई सारे स्टेट्स या कई सारे लोग मिलके एक अलग सिस्टम अपना बना लें और आपस में वो इस तरीके से बिजनेस करें जिससे कि एक प्रोडक्टिव एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इकोनॉमिक टर्म्स में वो क्रिएट हो सके। यानी बिजनेसमैन है, मार्केट है, तो मार्केट का इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जिससे कि वो बेटर रिजल्ट्स उसमें से आ सकें। तो इस तरीके की जो ग्रुपिंग होती थी वो अलाउड नहीं थी। ठीक है, तो ये गिल्ड सिस्टम में आता था। गिल्ड सिस्टम उस समय अलाउड नहीं था। तो गिल्ड सिस्टम के अंडर में इस तरीके के जो फॉर्मेशन है, जो छोटे छोटे ग्रुप्स का फॉर्मेशन है, वो अलाउड नहीं था। तो लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस नेपोलियन ने हटा दिए, यानी कि अब ग्रुप फॉर्म हो सकते थे। यानी 4-5 स्टेट्स जो मिलके आपस में जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, इस तरह से आपस में हैंडशेक करके नए प्लान्स इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो इकॉनमी को उसने बूस्टअप करने के लिए, अच्छा करने के लिए, सोशल एटमॉस्फेयर को अच्छा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करे और बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाया। ठीक है, पब्लिक को ज़्यादा लिबर्टी कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में देने की कोशिश करी। कुछ नेगेटिव भी आएंगे इस पर, अभी हम बात करते हैं। इंट्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर सिस्टम। इससे पहले भी हमने बात की कि डिफरेंट पार्ट्स हैं, वन स्टेट टू अनदर स्टेट अगर कमोडिटी जा रही है तो हर जगह टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, हर जगह वेट एंड मेजर सिस्टम अलग अलग है, स्केल अलग अलग है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। हैज़ार्डस और बहुत ज़्यादा कम्बरसम हम कहें कि वो टास्क हो जाता था और कमोडिटी महंगी भी हो जाती थी। तो इंटरनल जो टैक्स बैरियर्स थे वो तो ख़त्म किए ही उसने, और साथ साथ स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर सिस्टम इम्प्लीमेंट किया ताकि हर जगह वो जो कमोडिटीज़ हैं उनको मेजर न कराना पड़े और इस तरीके से काफ़ी टाइम बचे। तो कमोडिटीज़ के ट्रांसफ़र में आज भी आप देखें तो जितना कम टाइम लगता है उतना ही कन्वीनियंस बिजनेसमैन को होती है, उतना ही कंज्यूमर्स को कन्वीनियंस होती है। तो स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। यूनिफॉर्म लॉ एंड कॉमन सिविल कोड। कानून हर पर्सन के लिए सेम है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट। अगर नेक्स्ट पार्ट अगर कोई पर्सन जा रहा है तो उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, कुछ नया वहाँ पे उसको ना देखने को मिले। यानी जो लॉ है वो सभी के लिए हर जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर कोई चीज़ अगर ग्रुप फॉर्मेशन है तो वो एक जगह लीगल है और एक जगह इलीगल है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस पब्लिक को फेस करनी पड़ती थी। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी उसने इसको हटाया और एक यूनिफॉर्म लॉ पूरे जगह लगाया, उसने इम्प्लीमेंट किया और इन्फोर्स किया। कॉमन सिविल कोड हर जगह उसने इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट अब फ्रेंच आर्मीज़ को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी कहा गया है, अग्रदूत कहें या जो लिबर्टी लाने वाले कहें, ये उसने कहा। अब इसके साथ साथ कई सारी दूसरी भी चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट करी, बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। नेपोलियन को हर जगह पहले तो वेलकम किया गया कि जो मोनार्की है, जो सर्वटम है, उससे ये हमें आज़ादी दिलाएंगे, लेकिन जल्दी ही इनके अगेंस्ट भी आवाज़ें उठने लगीं। ठीक है, अब आवाज़ें क्यों उठने लगीं? हर चीज़ तो अच्छा ही ये कर रहे थे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ? ठीक है, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं। तो डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी को ख़त्म इन्होंने किया। तो डेमोक्रेसी को कैसे इन्होंने हैम्पर किया? सारी चीज़ें तो पॉजिटिव ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी इनको अपोजिशन फेस करनी पड़ी। तो क्या रीज़न थे उसके? इंक्रीज टैक्सेशन। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ इंक्रीज टैक्सेशन। अब एक जगह इनको कहा जा रहा है फ्रेंच आर्मीज़ को कि हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, यानी अग्रदूत हैं ये। ठीक है,
ये अग्रदूत हैं लिबर्टी के, यानी फ्रीडम दिलाने के लिए ये अग्रदूत हैं। फिर भी इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस भी ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर भी इनके अगेंस्ट आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। तो पहली चीज़ क्या थी कि डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, ये नेगेटिव पॉइंट था कि इन्होंने जो डेमोक्रेसी थी उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो जो जो हमारी थिंकिंग है, यानी हम जो सोच रहे हैं, जो हमारे ओपिनियंस हैं, वो हम एक्सप्रेस कर सकें। तो राइट टू एक्सप्रेस, ये चीज़ उन्होंने ख़त्म करी। यानी नेपोलियन के अगेंस्ट अगर कोई भी किसी भी मीडिया के थ्रू नेपोलियन के अगेंस्ट नहीं बोल सकता था। तो सेंसरशिप लगाई इन्होंने, और दूसरा टैक्सेशन को बढ़ा दिया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा करना है, फ्रेंच आर्मी को आगे बढ़ाना है, अदर जो स्टेट्स हैं, अदर जो कंट्रीज़ हैं उनको कैप्चर करना है, वार लड़ना है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है। सिस्टम को अगर अच्छा करना है तो एक्सपेंडिचर देना होगा, पैसे की ज़रूरत उस समय काफ़ी ज़्यादा इनको हुई, जिससे कि इन्होंने सबसे पहले टैक्सेस को इंक्रीज़ किया। तो इंक्रीज टैक्सेशन, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। सेंसरशिप, यानी राइट टू एक्सप्रेस अगर नहीं मिलेगा हमें इंफॉर्मेशन, यानी पब्लिक को करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पास ऑन होगी, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आता है। तो डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में हमें बोलने का, खड़े होने का राइट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका जो रूलिंग सिस्टम था वो भी डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा था। तो टैक्स बढ़ गए, सेंसरशिप आ गई, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन फ्रेंच आर्मी, वो फ्रेंच आर्मी को आगे बढ़ाने के लिए, फ्रेंच सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, अदर कंट्रीज़ को कैप्चर करने के लिए उसको फ्रेंच आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना, उसको बड़ा करना, मजबूत करना, ये उसकी ज़रूरत थी। तो इसलिए रिक्रूटमेंट, वो फोर्स रिक्रूटमेंट वो कराता था। तो ये भी एक नेपोलियन के पार्ट पे नेगेटिव चीज़ होती गई। पब्लिक के जो माइंड में ये आता गया कि ये चीज़ें नेगेटिव हैं। धीरे धीरे करके नेपोलियन के अगेंस्ट भी आवाज़ उठने लगी, और एट लास्ट 1804 आपने जैसे देखा, जैसे शुरुआत हुई, और 1815 में फिर जो कंजर्वेटिव नेशंस थे उन्होंने मिलके नेपोलियन को हराया। तो 11-12 ईयर्स में काफ़ी कुछ नेपोलियन ने किया, और जो शुरुआत में जो चेंजेस उसने किए उसको हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं, द सिविल कोड ऑफ 1804। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा किया, फ्यूडल सिस्टम, सर्वडम, मिनरल ड्यूज, ये सारी चीज़ें ख़त्म करी, गिल्ड सिस्टम को रिमूव किया। जो कंडीशंस थी, जो रिस्ट्रिक्शन लगे थे कि नहीं 5 या 4-5 जो बिजनेस हाउस हैं या फिर स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे मार्केट पे बेस्ड जो डिसीजंस हैं वो नहीं ले सकते, तो वो चीज़ें ख़त्म करें। हर चीज़ को इजी किया, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा किया, जो रोड और रेल का जो नेटवर्क था उसको स्ट्रॉन्ग किया, बिज़नेस को अच्छा करने के लिए, इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए उसने